वेलकम टू CIZ प्लस। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीएससी AE एग्जाम के। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम डेट नियर बाय है, 1 नवंबर को एग्जाम है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 712 पोस्ट निकली हुई है। ये लास्ट 2013 में हुआ था, उसी के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में जस्ट बेस्ट अप्रोच है कि हम लोग ये देख लें ये एग्जाम किन किन क्वेश्चंस पे, किन किन एरियाज पे फोकस करता है, और हम प्रीवियस ईयर अगर लाइन बाय लाइन सब कुछ कंप्लीट करते जाएं। आप मेरे साथ यहाँ पे कंप्लीट कर लें, वीडियो को पॉज करते करते क्वेश्चन देखते देखते साथ में सॉल्व करते हुए चलें। और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ कि इससे रिलेटेड ये आप पढ़ सकते हैं, ये नॉलेज गेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। इसके अलावा इस क्वेश्चन में इसे ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रीवियस ईयर अप्रोच बेस्ट रहती है। और अगर आप अनश्योर हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, आप अपनी कुछ टॉपिक्स रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर इन शॉर्ट आप पूरा कोर्स को एक शॉर्ट वे में रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। CIZ प्लस लेके आया है यूपीपीएससी AE लंपसम पैक। इस पैक में क्या है, इस पैक में आपको हर रेलिवेंट सब्जेक्ट की 10 to 15 वीडियोस मिलेंगी, पर सब्जेक्ट 3 क्विजेज मिलेंगे, असाइनमेंट्स हैं, लाइव डाउट सेशन है, और साथ साथ आपको इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती यूपीपीएससी AE की शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए। इसको अवेल करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, www.cizplus.com, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, CIZ प्लस ऐप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, RCC के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के। देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS कोड कौन सा है अपना, IS 456/2000, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का मिनिमम ग्रेड पूछ रहा है। जो मैंने IS कोड बोल दिया, सॉरी, ये IS मैंने RCC का बोल दिया। प्री स्ट्रेस्ड का कोड कौन सा है, IS 1343/1980 इज द कोड फॉर प्री स्ट्रेस। कह रहा है इस कोड के अनुसार, इस IS कोड के अकॉर्डिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड कितना लेंगे हम लोग। देखो इसकी दो प्रोविजन है। ऐसे हमें पता है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो दो तरीके से कर सकते हैं, प्री टेंशनिंग कर सकते हैं, पोस्ट टेंशनिंग कर सकते हैं। अगर प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तब मिनिमम ग्रेड लेंगे M40, और अगर पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं तब लेंगे M30। तो M30 तो एटलीस्ट लेना ही हुआ ना मिनिमम। M30 से कम तो कोई चांस ही नहीं है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। इसका आंसर हुआ M30। और लेट से बाय चांस यहाँ पे दिया जाता प्री स्ट्रेस कंक्रीट में स्पेसिफिक बता दिया जाता, तो ऑप्शन जो M40 होता हम उसको टिक करते, लेकिन मिनिमम M30 तो लेना ही लेना है। इससे कम तो प्री स्ट्रेस में बात ही नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं, प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस का। आगे चलें। इन अ स्लैब, जो कि कंक्रीट की स्लैब होती है, बेसिकली लेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, द मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड FE415, जो कि HYSD स्टील है। देखो इसकी दो प्रोविजन है HYSD स्टील की। मतलब एक तो सबसे पहले ये समझ लो इस मिनिमम रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है। देखो हमें कभी भी RCC स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्यादातर स्ट्रक्चर में एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्रीट जो है टेंशन में बहुत वीक होता है। तो इन जनरल कोई अगर हम उसमें उसकी टेंशन को जनरली निगलेक्ट करते हैं, अगर हम कोई मिनिमम रीइंफोर्समेंट बिल्कुल भी स्टील नहीं देंगे तो सडन क्रैक्स आ सकते हैं, ब्रिटल फेलियर हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी हो, कोई सडन क्रैक से बचा ले, वो कोई किसी भी तरीके का एडिशनल क्रैक, एडिशनल टेंशन आए अगर डिजाइन से अलावा, तो मेरा स्टील संभाल ले, क्रैक्स ना आए, श्रिंकेज क्रैक्स ना आए। इस वजह से मिनिमम रीइंफोर्समेंट दी जाती है। हर बीम्स के केस में अलग होता है, स्लैब के केस में फिक्स होता है कुछ परसेंटेज। तो मैं बता देता हूँ, जो माइल्ड स्टील है जिसको, तो
F250 बोला जाता है बेसिकली, जिसका वर्ड 250 होता है। माइल्ड स्टील के केस में हम परसेंटेज देते हैं मिनिमम परसेंटेज स्टील की 0.1%, और HYSD जो कि मेनली Fe415 और Fe500 में 0.12% देते हैं ऑफ ग्रॉस एरिया। जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 0.12% हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं मिनिमम। इतना तो देना ही देना है, इससे कम बात ही नहीं है। अगर डिजाइन इससे ज्यादा है तो ज्यादा देंगे, मिनिमम से कम नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, इसको टिक करते चले। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, 0.12% वाला ऑप्शन आएगा। आगे चलें। इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? जो अल्टीमेट शियर फोर्स अपॉन BD। जो शियर फोर्स एक होती है वर्किंग शियर फोर्स, लेट्स से V। वर्किंग शियर फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। किसी शियर फोर्स निकालना तो हमें पता है शियर फोर्स डायग्राम से या कैसे भी। हमें लेट से शियर फोर्स गिवन है, अल्टीमेट शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, डेट इज 1.5 इंटू V। उसको VU/BD से करेंगे तो टाउ V आ जाएगा, दैट इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ये है। और डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कुछ शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट की है जो वो शियर में संभाल लेगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है, दैट इज टाउ C कंक्रीट की। ये बेसिकली हम एक टेबल से मिलती है, कोड से मिलती है बेसिकली टाउ C। ये किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील पे। ठीक है, ये भी हमें कुछ पता है टाउ C। तो बोल रहा है कि डिजाइन फिर किसके अकॉर्डिंग करना है? यार सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं बाहर से फोर्स टाउ V, मेरी एक्सटर्नल है शियर टाउ V। कंक्रीट कह रहा है मैं टाउ C लेवल तक तो संभाल लूंगा सर, और बताओ। लेकिन टाउ V, मान लो टाउ V ज्यादा है टाउ C से, तो टाउ C तक तो संभल जाएगा। कितना बचा इस डायरेक्शन में? फिर टाउ V माइनस टाउ C बचा। इसको किसको संभालना पड़ेगा? स्टील को, जो हम लोग बेसिकली शियर इन्फोर्समेंट देते हैं वो संभालेगा टाउ V माइनस टाउ C। तो बोल रहा है कि बाकी बचा हुआ था शियर इन्फोर्समेंट, शियर इन्फोर्समेंट किससे डील करेगा? टाउ V को कुछ पार्ट तो टाउ C ने डील कर लिया, जो बचा टाउ V माइनस टाउ C उसको शियर इन्फोर्समेंट डील करेगा। बिल्कुल क्लियर है, आंसर आएगा C, टाउ V माइनस टाउ C। आगे चलें। द पर्पज ऑफ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर्स इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या करते हैं? टेंडन्स देते हैं बेसिकली, एक प्री स्ट्रेस्ड वायर देते हैं बेसिकली, जिसको पहले से खींचा जाता है ताकि वो क्या करे। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, अगर आप भूल गए हैं। वैसे अगर आपको सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक बार पढ़ लेना है शॉर्ट टर्म में, तो लमसम पैक ले लीजिए। बेस्ट है CIZ+ ऐप, अभी डाउनलोड कीजिए, CIZ+.com पे जाइए, वहां पे हमारा कोर्स एक बार चेकआउट कीजिए, अच्छा है तो जरूर बाय कीजिए। थैंक यू। हम लोग इसको देखते हैं। अभी क्या करते हैं ना, लेट से मैं अभी मिड पॉइंट पे ही क्या कर रहा हूं, एक टेंडन दे रहा हूं। अब जब ये टेंडन खींचते हैं ना और काट देते हैं, तो इसमें एक बची हुई ऐसे एक P फोर्स बच जाती है, जो कि होती टेंसाइल नेचर की, क्योंकि उसका हमने बाहर वाला पार्ट काट दिया। तो वो ये जो टेंडन है ये अंदर को श्रिंक होना चाहता है बेसिकली, तो ये श्रिंक होके कंक्रीट पे कंप्रेसिव फोर्स देता है बेसिकली। वो कंप्रेसिव फोर्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं उनको संभालता है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। मतलब कंक्रीट को पहले से ही इतना स्ट्रेस कर देना कि वो अगर बाहर से कोई स्ट्रेस, कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग है, अगर कंक्रीट को हमने इनफ कंप्रेशन पहले ही दे दी ताकि जब टेंशन भी आए तभी भी कंप्रेशन उसको संभाल ले। दैट इज द, मैं रफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। यहाँ पे बेसिकली जो
स्टील है, यहाँ पे स्टील वायर है, उसका काम कुछ नहीं, टेंशन नहीं संभालना, उसको कंक्रीट को कंप्रेशन देना है बल्कि, तो बेसिक फंक्शन उसका यही है। तो इसका आंसर सब कुछ घुमाने के लिए दिया हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेस का इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ करता ही नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेस आता ही नहीं है प्री स्ट्रेस बीम में ओवरऑल। इसका एक ओनली वे होता है, एक ओनली फंक्शन ऑफ अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर और स्टील इज टू इम्पार्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भर देना है ताकि जब एक्सटर्नल स्ट्रेस भी आए वो अपने कंप्रेशन से ही उसको संभाल ले, नेट में टेंशन आए ही ना बीम में, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक है। इस कारण नेट में अगर कंप्रेशन ही बनी रही, हमारा डिजाइन सेफ रहेगा, हमारा कभी फेलियर आएगा ही नहीं। समझ आया? आगे चलें। Which of the following losses occurs only in post tensioning pre-stress concrete structure? देखो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने बताया था प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस। ये पता है कि इन दोनों में लॉसेस आते हैं, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। जितना हम प्री स्ट्रेस इनिशियल देते हैं, जितना पुल देते हैं, जितना स्ट्रेस इनिशियल होता है, उतना बचता नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म लॉसेस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी। कुछ टाइम बाद लॉस जो हमने स्ट्रेस दिया है वो कुछ कम हो जाता है। तो प्री स्ट्रेस के कुछ अपने लॉसेस हैं, पोस्ट स्ट्रेस के कुछ अपने लॉसेस हैं। पोस्ट स्ट्रेस बीम्स में, पोस्ट टेंशनिंग बीम्स में बेसिकली सारे तरह के लॉसेस होते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं सब तरह के लॉसेस होते हैं। मैं बता देता हूं, जो पोस्ट स्ट्रेस बीम है ना, उसमें दो लॉसेस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सब नहीं काउंट करवा रहा, ज्यादा लेंदी पड़ जाएगी डेफिनेशन इसकी। पोस्ट टेंशनिंग, देखो बाकी सब तो होते ही है, इलास्टिक शॉर्टनिंग और बाकी सब जितने भी तरह के टेम्परेचर, वो एंकरेज स्लिप, वो सब तो सब में है, मतलब सब जितने भी स्ट्रेस है काफी सारे कॉमन है। जो दो एक्स्ट्रा है पोस्ट टेंशनिंग बीम में, उनके क्या नाम है? फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकेंड इज एंकरेज स्लिप। और मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाई। ये दोनों प्री स्ट्रेस प्री टेंशनिंग में क्यों नहीं है, थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, टेंडन को पहले खींच रहे हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं। पोस्ट टेंशनिंग में क्या हो रहा है, कंक्रीट ऑलरेडी मौजूद है ग्रूव्स में, फिर पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं। तो अगर पहले प्री टेंशनिंग वाले केस में अगर पहले कंक्रीट है ही नहीं, वायर को अकेला खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन कब आती है? फ्रिक्शन तो दो सरफेसेस के आपस में रिलेटिव मोशन की वजह से आती है। अगर मैं यहाँ पे इस पेन को ऐसे खींच रहा हूँ, कोई मेरे को फ्रिक्शन किसी इसमें, और अगर लेट से मैं एयर में कुछ नहीं मान रहा, तो इसमें कुछ फ्रिक्शन आएगी क्या? इसको किसी वजह से पुल आउट, इस सरफेस और उसके ऊपर कोई सरफेस है क्या जिसमें फ्रिक्शन हो? तो अगर कंक्रीट टेंडन को हम अकेला पुल करेंगे तो कोई फ्रिक्शन आएगी नहीं। फ्रिक्शन किस में आनी चाहिए? कंक्रीट और मेरे स्टील में, तो वो तो आ ही नहीं रही, स्टील कंक्रीट तो वहां पे मौजूद ही नहीं है, कंक्रीट तो बाद में आता है। तो इसलिए फ्रिक्शन लॉसेस प्री टेंशनिंग बीम में नहीं होते, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग बीम में होते हैं। पोस्ट टेंशनिंग बीम में कंक्रीट पहले से होता है। एंकरेज स्लिप क्या होती है? जो पुल करने के लिए एंकरेजेस लगाई जाती है, एंड्स पे एंकरेजेस लगाई जाती है, वो प्री टेंशनिंग बीम में यूज नहीं होती, पोस्ट टेंशनिंग बीम में एंकरेजेस लगाई जाती हैं। तो जब एंकरेजेस नहीं है तो एंकरेजेस स्लिप कहां से करेंगी, उनका लॉस नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन और एंकरेज स्लिप एक दो एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं पोस्ट टेंशनिंग बीम में। इसमें ऑप्शन क्या है मेरे पास? इसमें एंकरेज स्लिप नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन का लॉस है। देखिए आप, फ्रिक्शन का लॉस एक्स्ट्रा है, बाकी क्रीप भी होता है प्री में, श्रिंकेज भी होता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग भी होता है, ये दोनों में होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का लॉस एक्स्ट्रा है। आगे चलें। The minimum reinforcement in circular column as per IS 456, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट की कंडीशन पूछ रहे हैं। मैंने बताया था ना, जनरली हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब कॉलम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट का क्या काम? कॉलम तो भाई कंप्रेशन मेंबर है, उसमें स्टील देने का क्या मतलब? कंप्रेशन तो कॉलम संभाल ही लेगा, उस पर तो कंप्रेसिव लोड आना है। लेकिन
हम इसलिए देते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड टेंसाइल लोड ना आए। मान लो, मैं थोड़ा सा इसीलिए बताता हूँ ताकि याद रहे, वरना मेरे को इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है बताने की कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कॉलम में क्यों देता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ ना कुछ एडिशनल बता के, एक तो डबल हेल्प हो जाएगी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ, और ताकि रिटेन कर सकते हैं हम। अगर लिंकेज होती है ना तो रिटेन कर पाते हैं हम नॉलेज ज्यादा, कि हाँ हमें याद आया, उससे ये पता चला था, याद आया कि जब मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात आई थी तो कुछ ये बताया था कि क्यों देते क्यों है, और क्या पता दोनों ही इंफॉर्मेशन दो क्वेश्चन में पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो ये है कंक्रीट कॉलम, ये है इसकी मिड एक्सिस। कभी कभी लोड वैसे जनरली हम लोग इस तरह डिजाइन करते हैं कि ऐसे ही लगे, यूनिएक्सियल लोड लगे, लेकिन बाय चांस कुछ ना कुछ एरर की वजह से कोई एक्सीडेंटल लोड अगर ऐसा आ गया जो कोई इसेंट्रिक है, इससे ई डिस्टेंस पे है, तो ये लोड तो मोमेंट दे देगा ना। मोमेंट की वजह से क्या आएगी, इस साइड पे टेंशन आएगी, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे अगर टेंशन आएगी तो टेंशन आ गई ना, तो अनएक्सपेक्टेड टेंशन ना आए इस वजह से हम क्या करते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। और किस वजह से देते हैं, क्रीप और श्रिंकेज की वजह से। क्रीप और श्रिंकेज होती है कंक्रीट में, उसकी वजह से भी हम लोग मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। ये तो ही थ्योरी की बात। अब कोडल प्रोविजन क्या है, कोड कहता है, इसने पूछा है सर्कुलर कॉलम में, याद रखना रेक्टेंगुलर कॉलम में अलग होता है, सर्कुलर कॉलम में अलग। रेक्टेंगुलर कॉलम में कितने कितने बार चाहिए होते हैं, सिर्फ 4, मिनिमम 4 बार देने हैं। कहां कहां पे, कॉर्नर्स पे। ये दे दो मिनिमम, हो जाएगा काम। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है, मिनिमम 6 बार देने होते हैं, पेरी फेरी पे इक्वली स्पेस्ड। छह बार्स देने इक्वली स्पेस्ड मिनिमम, और साथ साथ और और कितने, और इस इन बार्स का एरिया कैसे डिसाइड होगा, दीज आर 0.8% ऑफ द ग्रोस एरिया। जितना भी कॉलम का एरिया है ना उसका 0.8% देते हैं, और 6 बार्स देते हैं। और कंक्रीट में 12 mm से कम कभी भी मेन रीइंफोर्समेंट 12 mm डाया से कोई बार कम नहीं होता। दीज आर, इसमें भी क्या होगा, 12 mm से कम कोई नहीं होगा। और हम लोग दोनों में 0.8% मिनिमम रीइंफोर्समेंट देते हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ पे 4 बार होते हैं और यहाँ पे 6 बार। अब देखते हैं कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑप्शन कर रहा है। ऐसे देखने में बी भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 बार है जो कि गलत हो जाएगा। सर्कुलर कॉलम है, यही कंफ्यूज करने के लिए 6 बार देते हैं ऑफ 12 mm। 12 mm क्योंकि 12 से कम नहीं दे सकते, मिनिमम पूछा है ना इसने। आगे चलें, एक रेशो होती है स्पैन टू अफेक्टिव डेप्थ रेशो। ये किसके लिए होती है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए होती है। फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम विद स्टील ग्रेड ऑफ 415 शुड नॉट बी मोर देन, देखो इसके मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए। मैं बता देता हूं कोडल प्रोविजन क्या कहता है, अप टू 10 मीटर स्पैन, 10 मीटर स्पैन तक कुछ स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशो है, जिसको बोलेंगे L अपॉन डी रेशो, इफेक्टिव डेप्थ रेशो। ये होगा 7, मैक्सिमम वैल्यूज हैं ये इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। और अब L/2 ही चल रहा है, ये होगा 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये होगा 26 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम। इसको याद रखेंगे, एक क्वेश्चन से 2 एक्स्ट्रा चीजें पता चल गई। और याद रखना ये 10 मीटर स्पैन तक, ये 10 मीटर के स्पैन के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए पूछा है, इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 26 द राइट आंसर। और ये हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि डिफ्लेक्शन कंट्रोल रहे, सर्विसिबिलिटी के लिए, ठीक है। इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, फुटिंग होती है जो फाउंडेशन बेसिकली,
फाउंडेशन में पूछ रहा है ऑन द सॉइल्स, सॉइल्स के ऊपर जो फाउंडेशन है, दो तरह की फाउंडेशन हो सकती है, या तो सॉइल के ऊपर होगी या फिर पाइल्स के ऊपर होगी। जो मेरी डीप फाउंडेशन बेसिकली पाइल्स जो होती हैं उसके ऊपर भी फुटिंग होती है। द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट नॉर्मली नॉट लेस देन, एज की जो थिकनेस है, देखो ये है फुटिंग, मान लो इस तरह की कोई फुटिंग है। फुटिंग कोई प्लेट तो होगी नहीं, ऑब्वियसली कोई मोटा खासा स्ट्रक्चर होता है। कहता इसकी जो एज है, डेप्थ नहीं पूछ रहा फुटिंग की, फुटिंग की डेप्थ तो ये होती है, अगर मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है अगर, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग तो ये होती है। ये नहीं पूछ रहा ये पूछ रहा है एज की डेप्थ, एज की विड्थ मिनिमम कितनी होती है, तो ये मिनिमम होती है 150 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कहां से, 150 mm होती है ये मिनिमम। और ये तो हुई सॉइल की बात। अगर ये फुटिंग पाइल्स के ऊपर खड़ी है तब ये विड्थ हो जाती है 300 mm। याद रखना, इसने पूछा है ऑन सॉइल्स, ऑन सॉइल के ऊपर है, अगर यहां पे नीचे सॉइल है तो 150 mm है। अगर नीचे पाइल्स आ गई, लंबी लंबी पाइल्स जो कि हार्ड स्ट्रेटम के ऊपर खड़ी होंगी, तो कितना हो जाएगा 300 mm। क्लियर है, आगे चलें। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम, हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ये कॉलम बनाऊं अपना, यहाँ पे ऐसे बार्स दे रखे हैं जैसे भी, ठीक है, हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम ऐसा होता है। ठीक है, एक एक जो टाई है उसने कॉन्टिन्यूअस उसको कवर करके रखता है। ये किस लिए दी जाती है रीइंफोर्समेंट, ताकि कॉलम के बार बकल ना करें बेसिकली, ठीक है, मुड़ ना जाए, अपनी लेटरल एक्सिस के अबाउट रोटेट ना कर जाए, इसके लिए दिया जाता है, बकल ना करें, ताकि इसलिए हम दिया जाता है ये, और ताकि बाइंडेड रहे बेसिकली बार्स, एक अपनी पोजीशन पे खड़े रहें, इसलिए ये दी जाती है हेलिकल रीइंफोर्समेंट। पर ना दो तरह के ऑप्शन है, तो टाइज भी दे सकते हैं। टाइज में क्या होता है, मैं टाइज भी इधर ही बना देता हूँ, टाइज ऐसे दी जाती है, मतलब वो कैसी होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में। टाइज इंडिविजुअल दी जाती है, मतलब डिस्क्रीट होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ये करके देते हैं, बांधते हैं, ऊपर चल जाते हैं। लेकिन जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो बोल रहा है कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो वाली टाई है वो टाइड कॉलम से कितना ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसका आंसर है 5% मोर। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हेलिकल रीइंफोर्समेंट में कोई गैप नहीं है, कहीं पे कहीं कोई बेसिकली वीकनेस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस है, इस कारण इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ 5% मोर होती है। तो अगर हम लोग टाइड कॉलम की जो स्ट्रेंथ लिखते हैं वो कितनी लिखते हैं, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये होती है कंक्रीट कॉलम की स्ट्रेंथ। लेकिन अगर टाइड कॉलम है, अगर सॉरी हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम है, तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 5% मोर, यानी कि 1.05 टाइम्स। 5% मोर का होने का तो यही, 5% बढ़ा दो स्ट्रेंथ को हेलिकली केस में। ये अगर 5% ना लगाओ, 1.05 ना लगाओ तो टाइड कॉलम की, और 1.05 लगा दिया तो हेलिकली रीइंफोर्स्ड की। आगे चलें। द पर्पज ऑफ द डिजाइन ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग के डिजाइन के लिए कह रहा है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हैं, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। होता क्या है, मान लो ये फुटिंग है मेरी ऐसी टाइप की, इस पे लोड लग रहा है ये कॉलम का, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले कि दो लोड लगा देता हूँ, एक तो ये P लोड लग रहा है और एक मोमेंट का लोड भी लग रहा है M। तो बोल रहा है सॉइल, हम क्या करते हैं इस लोड के लिए डिजाइन करते हैं, जो सॉइल लोड लगाती है उसके लिए डिजाइन करते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे ना इस तरह का लोड हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, ऐसा। और इसकी वेरिएशन कैसी होती है? बिल्कुल लीनियर। ये देखो, क्यों लीनियर? ये लाइन देखो, ये इस फुटिंग की सरफेस, ये लाइन लीनियर एज्यूम करते हैं। यहाँ पे क्यू मैक्स और यहाँ क्यू, इस केस के लिए है ये मैं बता रहा हूं, इस चीज को बोलते हैं लीनियर एज्यूम करते हैं, ना कि पैराबोलिक हाइपरबोलिक, कुछ नहीं, सिंपल लीनियर। बी ऑप्शन। आगे चले, सॉरी, यहां तक कि हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए आरसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ढेर सारे, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा पूरे कोर्स की तैयारी करने के लिए। इस कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते, अगर आपको और एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत लगती है क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो www.cizplus.com पे या हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।